Assalamualaikum students, and this is Mohammad Faisal Makbul, and welcome to my YouTube channel Khan's Biology. We were discussing about the enzymes, and we had already discussed about the what are enzymes, how the enzyme work, and what are the basic concepts of the enzymes. Today we are going to discuss the factors affecting the activity of enzymes. So this is our last topic in which we are going to discuss today. How factors affect the activity of enzymes. So basically जब कभी भी कोई एंजाइम काम कर रहा होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो कि उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते हैं। तो जो फैक्टर जो फैसिलिटेट करते हैं या एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, उनमें मोस्ट प्रोमिनेंट जो फैक्टर्स हमारे पास हैं, द फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, अदर वन इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, एंड द लास्ट वन इज पीएच। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और इनमें बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी जो है वो हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंजाइम्स की एक्टिविटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो मेरे स्टूडेंट्स, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, माइंड में रखनी है कि जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है, एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज करती जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है, एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज करती जाती है। ये ग्राफ जरा देखें, आपके पास कोई भी ग्राफ है तो उसके दो एक्सिस होते हैं। एक्स एक्सिस होता है ये इस साइड पर जिस पर टेम्परेचर दिया हुआ है, और वाई एक्सिस होते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर आप अगर देखें तो आपके पास टेम्परेचर दिया हुआ है 10, 20, 30, 37, 50 एंड 60, और यहाँ पर रिएक्शन टाइम दिया हुआ है, एंजाइम की एक्टिविटी दी हुई है। तो स्टूडेंट, जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ये ब्लू लाइन देखें, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये दाएं तरफ मूव करेंगे, हम इस तरफ मूव करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे जैसे देखें हम दाएं तरफ मूव कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ रही है। 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर देखें एंजाइम की एक्टिविटी कम है, 30 डिग्री सेल्सियस पर देखें थोड़ी ज्यादा है, और 37 डिग्री सेल्सियस पर देखें तो एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, आपके पास एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। इस पॉइंट के ऊपर ये जो एरो है, यहां से हम देखें तो एंजाइम का रिएक्शन मैक्सिमम है। तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज करती है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, लेकिन एक खास पॉइंट के बाद आप देखें, ये वाला पॉइंट जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है, ये वाला पॉइंट जहां पर अगर आप एंजाइम की एक्टिविटी देखें तो मैक्सिमम है, इस पॉइंट को, इस टेम्परेचर को कहा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाए, उस टेम्परेचर को कहा जाएगा ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप देखें ऑप्टिमम टेम्परेचर जैसे ही 37 है, ह्यूमन बॉडी के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है स्टूडेंट्स, वो 37 है। मैंने अभी तक आपको बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज करेगी। एक खास टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है, एक खास टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी स्टूडेंट मैक्सिमम हो जाती है। वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाए, उस टेम्परेचर को नाम दिया जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर का। ह्यूमन बॉडी के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम है वो मैक्सिमम 37 डिग्री सेल्सियस पर काम करते हैं। जैसे ही बेटर टेम्परेचर 37 से या ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा होता है, जैसे ही टेम्परेचर 37 से ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर 37 से ज्यादा होने की वजह से आप देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन की एक्टिविटी कम हो गई है। जैसे ही टेम्परेचर स्टूडेंट 37 से ज्यादा होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाता है, वो इस वजह से डिक्रीज कर जाता है क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद जो इंजाइम होते हैं, जो काम करवा रहे होते हैं, वो इंजाइम डी नेचर हो जाते हैं, वो इंजाइम टूट जाते हैं। इसी वजह से आप देखें ये कर्व नीचे आ रही है और यहाँ पर लिखा हुआ है डी नेचुरेशन ऑफ इंजाइम, यानी कि एंजाइम डीनेचर हो गए हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद एंजाइम खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी वजह से आपके पास एंजाइम की एक्टिविटी भी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक जनरल सा कंसेप्ट है। इस स्लाइड के अंदर आपके पास ये दो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि हाउ एंजाइम अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, हाउ टेम्परेचर अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर का पूछा जाए, या आपके पास हाउ टेम्परेचर अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम पूछा जाए। फिर भी आपने ये सारा लिखना है और साथ में ये ग्राफ बनाना है। ठीक है जी, ये ग्राफ भी आप लोगों ने इसके साथ ही बनाना है, तो फिर आपका ये कंप्लीटेड क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास देखते हैं हम डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम कैसे होती है, हाउ डज डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम अक्कर। तो मैंने स्टूडेंट आपको पिछली स्लाइड के अंदर ही बताया कि हमारे पास जैसे एंजाइम की एक्टिविटी एक खास लेवल से ज्यादा हो जाती है, एंजाइम का टेम्परेचर एक खास लेवल से ज्यादा हो जाता है,
उसके बाद एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। तो डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम बेसिकली होती कैसे है? तो स्टूडेंट याद रखना है, जो हीट होती है वो हीट, जो भी हम हीट किसी भी केमिकल रिएक्शन को दे रहे होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब भी हम हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो वो हीट दो काम करती है। एक तो वो हीट क्या करती है कि उस केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है। हीट जो है बेटा वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को दो चीजें प्रोवाइड करती है। पहला काम ये करेगी कि एक्टिवेशन एनर्जी देगी, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन की स्पीड तेज हो जाएगी। पहला स्टूडेंट के आपके पास हीट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी देगी केमिकल रिएक्शन को, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन स्पीड अप हो जाएंगे। दूसरा, हीट क्या करती है? ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करती है एंजाइम को, काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करती है एंजाइम को। अब ये बात याद रखें, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो किसी भी चीज को मूव करने के लिए हेल्प करे, किसी भी चीज को मूवमेंट में हेल्प करे, ऐसी एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। वो एनर्जी स्टूडेंट जिसमें कोई भी वो एनर्जी जिसमें कोई भी एनिमल मूव कर रहा होता है, तो मूव करने के दौरान जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। हीट एक तो एक्टिवेशन एनर्जी देती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को, और दूसरा किसी भी मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी देती है, जिसकी वजह से उस मॉलिक्यूल की मूवमेंट तेज हो जाती है। ठीक है जी। तो हीट दो चीजें देगी, एक एक्टिवेशन एनर्जी देगी केमिकल रिएक्शन को, दूसरा केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाले मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी देगी, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट फास्ट हो जाएगी। ठीक है जी। जब बेटा मूवमेंट फास्ट होगी तो रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं स्टूडेंट, उनको कहेंगे रिएक्टेंट। तो बेटा पहली बात मैंने आपको बताई कि हीट किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी देती है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन की स्पीड तेज हो जाती है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, हीट जो है किसी भी मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी देगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की मूवमेंट बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल की मूवमेंट इंक्रीज कर जाएगी। जब स्टूडेंट मॉलिक्यूल की मूवमेंट इंक्रीज करेगी तो वो एक दूसरे से कोलाइड करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे के साथ हिट करना शुरू हो जाएंगे, उनके आपस में हिट करने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इसकी वजह से होगा क्या कि आप ये लाइन अगर जब हम इस पैराग्राफ को देखें तो लिखा हुआ है, हीट प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी एंड देयरफॉर केमिकल रिएक्शन आर एक्सेलरेटेड एट हाई टेम्परेचर। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से केमिकल रिएक्शन तेज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर जब होता है। और दूसरा, हीट जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है, किसे प्रोवाइड करती है? रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को, उन मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी हीट जो कि रिएक्ट कर रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो तेजी से मूव करना शुरू कर देंगे। जब बेटा मूव करना शुरू करेंगे तेजी के साथ, तो फिर उनके कोलाइड करने के, आपस में हिट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब जो एंजाइम होता है वो स्टूडेंट आपको पता है प्रोटीन के मिलने से बनते हैं, और एंजाइम प्रोटीन के मिलने से बनते हैं। प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड होते हैं, ये तीन चीजों को याद रखना है। एंजाइम प्रोटीन के मिलने से बनते हैं, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड होते हैं, और जब कभी भी टेम्परेचर बढ़ता है तो अमाइनो एसिड के अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है। जब कभी भी टेम्परेचर बढ़ता है तो अमाइनो एसिड जो एंजाइम में मौजूद होते हैं, इनकी वाइब्रेशन तेज होती है। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होने की वजह से जो एंजाइम का स्ट्रक्चर होता है ग्लोबुलर, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जब एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाए तो इसे कहते हैं डीनेचरेशन। ठीक है जी। स्टूडेंट एक बार दोबारा देखें, मैंने आपको बताया कि हीट जो है वो प्रोवाइड करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और साथ में प्रोवाइड करती है काइनेटिक एनर्जी। किसी भी केमिकल रिएक्शन को हीट दो चीजें प्रोवाइड करेगी, एक्टिवेशन एनर्जी जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या करवाती है? मॉलिक्यूल की मूवमेंट तेज करवा देती है। जब मॉलिक्यूल की मूवमेंट तेज होती है तो वो आपस में स्ट्राइक, उनके आपस में हिट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एंजाइम आपको पता है प्रोटीन के मिलने से या अमाइनो एसिड के मिलने से बनता है, तो अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल भी मूव करते हैं। अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल भी जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उनकी मूवमेंट इंक्रीज करती हैं। जब मूवमेंट इंक्रीज करेंगी तो उससे होगा क्या कि एंजाइम की जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाए तो इसे कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम्स। ये आपके पास हाउ डीनेचरेशन अकर, ये क्वेश्चन आए तो ये आपने लिखना होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास के हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ये बेटा बहुत ज्यादा आसान सा है, इसमें आपने बहुत ज्यादा, इसको आपने सिंपल रखना है, इसको बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करना। कि एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करती है, एंजाइम की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करती है। तो बेटा ये सीधा सीधा हिसाब है, आपने याद रखना है कि जैसे जैसे
आपके पास एक्स एक्सिस देखें, ये वाला जो एक्सिस है ग्राफ में, इसमें एंजाइम की कंसंट्रेशन है, इस तरफ रेट ऑफ रिएक्शन है। जैसे जैसे स्टूडेंट आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे एंजाइम की, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करता जाएगा। सिंपल बात याद रखनी है, कोई ज्यादा इसमें आपने नहीं परेशान होना। बस ये बात याद रखनी है कि जैसे जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपके पास सबस्ट्रेट की रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। जब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा तो एक खास पॉइंट आ जाएगा कि जब सबस्ट्रेट खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट बेटा याद रखना है, जब कभी हम बात करते हैं कि एंजाइम की कंसंट्रेशन एंजाइम की एक्टिविटी को किस तरह इफेक्ट करती है, जब हमने ये देखना हो कि एंजाइम की कंसंट्रेशन किस तरह एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करती है, तो हम सबस्ट्रेट को कांस्टेंट रखते हैं। जो सबस्ट्रेट हमारा होता है जिस पर एंजाइम ने काम करना होता है, इसको कांस्टेंट रखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 50 मिलीग्राम सबस्ट्रेट है, तो वो 50 मिलीग्राम ही रहता है, लेकिन एंजाइम की कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जाते हैं, एंजाइम का नंबर हम बढ़ाते जाते हैं, जबकि सबस्ट्रेट को लिमिटेड रखते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है स्टूडेंट, कि आपके पास शुरू में तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज होता है, लेकिन उसके बाद स्लो डाउन हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका जो सबस्ट्रेट है वो तो खत्म हो गया है। आपका सबस्ट्रेट आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाएगा, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी कांस्टेंट हो जाती है एक खास पॉइंट के बाद। तो अगर ये पेपर में आए तो आपने सिंपल एक बात लिख देनी है, साथ में ये ग्राफ बना देना है कि जैसे जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ती जाए, एंजाइम का रिएक्शन इंक्रीज करता जाता है, लेकिन एक खास पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो जाता है। क्यों कांस्टेंट हो जाता है? क्योंकि सबस्ट्रेट खत्म हो जाता है। बस ये सिंपल सा आपने इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट बेटा, आपके पास के सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन किस तरह एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करती है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बेटा किस तरह एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करती है, ये जरा आपने, ये एक इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने जरा बहुत अच्छे से करना है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एंजाइम की एक्टिविटी को किस तरह इफेक्ट करती है। बेटा पिछली स्लाइड के अंदर अगर आप गौर करें तो इसमें हमने सबस्ट्रेट को लिमिटेड रखा था। जब हम एंजाइम की कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हम सबस्ट्रेट को लिमिटेड रखते हैं, लेकिन जब हम बेटा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का इफेक्ट चेक करने लगे हैं तो हम एंजाइम को कांस्टेंट रखते हैं। जब हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का इफेक्ट चेक करना हो तो फिर हम एंजाइम को कांस्टेंट रखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। जब आपने बेटा एंजाइम की कंसंट्रेशन को चेक करना था कि एंजाइम की कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है, तो फिर हम सबस्ट्रेट को लिमिटेड रखते हैं। और जब आपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का चेक करना है तो फिर आप एंजाइम को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है जी। तो इसका भी सेम हिसाब है कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट, ये देखें, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, इस तरफ को जाते जाएंगे तो आपके पास सबस्ट्रेट का लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे जैसा बेटा आपके पास सबस्ट्रेट का लेवल बढ़ रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे स्टूडेंट सबस्ट्रेट का लेवल बढ़ रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। एक खास पॉइंट आएगा जब आपका सबस्ट्रेट, जितना भी आपके एंजाइम है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो सारी की सारी ऑक्यूपाई हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी सबस्ट्रेट से। स्टूडेंट एक खास टाइम आएगा, आप देखें, जैसे ही आपका सबस्ट्रेट का लेवल इंक्रीज करता जा रहा है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है। इस पॉइंट पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम है, इस वाले पॉइंट पर। जैसे जैसे सबस्ट्रेट का लेवल बढ़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, लेकिन एक खास पॉइंट आएगा स्टूडेंट, जब मजीद सबस्ट्रेट ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं करेगा। होता क्या है, जब बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट आपके पास मौजूद हो लेकिन एंजाइम कम हो, तो फिर जो है वो तमाम एक्टिव साइट फुलफिल हो जाती हैं और मजीद सबस्ट्रेट मौजूद होता है। ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर आप लोगों को थोड़ा सा ज़हन में हो, कि आपके पास 3 बंदे हों और 5 बिरयानियां हों। 3 बंदे हों जो 3 पर्सन है, पर्सन आपके पास एंजाइम हो, और बिरयानी की प्लेट आपके पास सबस्ट्रेट हो। 5 बिरयानियां हैं, 3 आपके पास बंदे हैं, 3 पर्सन है, तो एक एक बिरयानी की प्लेट एक एक पर्सन को आ जाएगी। तो जब एक एक बिरयानी की प्लेट एक एक पर्सन को मिल गई है, तो आपके पास बिरयानियों की प्लेट, आप 2 बिरयानी की प्लेटें आपके पास बच गई हैं। तो वो 2 बिरयानी की प्लेटें अभी मौजूद हैं लेकिन बंदे खत्म हो गए हैं, तो इसको हम कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एंजाइम। जब स्टूडेंट आपके पास सबस्ट्रेट अभी मौजूद हो, सबस्ट्रेट अभी मौजूद है लेकिन एंजाइम फ्री नहीं है, एंजाइम आपके पास फ्री नहीं है जबकि आपके पास सबस्ट्रेट मौजूद है, इस कंडीशन को कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एंजाइम। जब एंजाइम की एक्टिव साइट फुल हो जाए लेकिन सबस्ट्रेट अभी मौजूद हो, तो इस कंडीशन को बेटा कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एंजाइम। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सैचुरेशन ऑफ एंजाइम, तो ये आपने सारा लिखना होगा। ठीक है जी।
लास्ट फैक्टर बेटा जो इफेक्ट करता है पीएच होती है। पीएच होता क्या बेटा, मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है उसे पीएच कहते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है उसे स्टूडेंट हम पीएच कहते हैं। ठीक है जी। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आपके पास जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है, मैं यहां पर साथ में लिख रहा हूं कि हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है आपके पास, हाइड्रोजन आयंस की, हाइड्रोजन आयंस की स्टूडेंट जो कंसंट्रेशन है ये आपके पास क्या कहलाती है, ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आपके पास बेटा कहलाती है पीएच। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू पीएच। ठीक है जी। ये मैंने यहां पर लिख दिया ताकि आप लोगों की आसानी के लिए आप लोगों को पता चल सके कि डेफिनेशन आपके पास है क्या। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बेटा किसके अंदर, किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का जो नंबर होता है वो उसकी पीएच कहलाता है। अगर हाइड्रोजन बेटा आयन आपके पास ज्यादा हैं, अगर हाइड्रोजन आयंस हाई हैं, तो हम कहेंगे कि उस सॉल्यूशन की पीएच भी हाई है, लो है, सॉरी सॉरी ये लो है। अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर बेटा हाइड्रोजन आयन का नंबर हाई हो तो इसकी पीएच लो होती है। उस सॉल्यूशन की बेटा जो पीएच होगी वो पीएच लो होगी, पीएच बेटा लो होगी। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच लो है तो इसका मतलब है उस सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है उनका लेवल ज्यादा है। ठीक है। पहले मैंने आपको बताया कि पीएच है क्या, किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उसकी क्या कहलाएगी, पीएच। और अगर हाइड्रोजन आयन का नंबर ज्यादा है तो इसका मतलब है पीएच लो है। बाकी इसके उलट आप याद रख लें, अगर हाइड्रोजन आयन कम है तो उसकी पीएच ज्यादा होगी। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन आयन कम है तो उसकी पीएच ज्यादा होगी, अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो उसकी पीएच कम होगी। ठीक है जी। तो हर एंजाइम एक खास पीएच के ऊपर काम करता है। वो पीएच जिसके ऊपर एंजाइम मैक्सिमम काम करे उस पीएच को कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। ठीक है जी। और अगर आप बेटा पीएच चेंज कर दें, अगर आप बेटा पीएच चेंज कर दें तो पीएच चेंज करने की वजह से क्या होगा कि अमाइनो एसिड की एक्टिव साइट का चार्ज चेंज हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक्टिव साइट अमाइनो एसिड से बनी होती है। जिस तरह का चार्ज अमाइनो एसिड पर होता है उसी तरह का चार्ज एक्टिव साइट पर होता है। तो एक्टिव साइट का चार्ज चेंज करेंगे तो अमाइनो एसिड का चार्ज खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। अगर सॉरी अमाइनो एसिड का चार्ज चेंज करेंगे तो एक्टिव साइट खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। तो बेटा जब आप सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का नंबर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से अमाइनो एसिड के ऊपर जो चार्ज होगा वो भी इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। जब अमाइनो एसिड का चार्ज ज्यादा या कम होगा तो उसकी वजह से एक्टिव साइट चेंज होगी। जब एक्टिव साइट बेटा चेंज होगी तो आपके पास एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगर आपसे बेटा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए कि राइट टू कंडीशंस दैट कैन कॉज द डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम, व्हाट आर टू कंडीशन दैट कैन कॉज द डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम, तो आपने पहली कंडीशन टेम्परेचर लिखनी है और दूसरी पीएच लिखनी है कि कौन सी वो दो कंडीशन है जिसकी वजह से एंजाइम की जो डीनेचरेशन हो जाती है, एक पीएच और दूसरा टेम्परेचर। मैंने बेटा आपको बताया कि सॉल्यूशन के अंदर अगर आप पीएच चेंज करेंगे तो पीएच चेंज करने की वजह से अमाइनो एसिड की जो एक्टिव साइट है उसका चार्ज भी चेंज होगा, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट का प्रॉपर तरीके से बाइंड नहीं कर पाएगा एंजाइम के साथ। और जब हमारे पास प्रॉपर तरीके से बाइंडिंग नहीं हो पाएगी तो इसे हम कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। इनमें से कोई एक एग्जांपल आपने याद रख लेनी है, ये एंजाइम है जो कि डिफरेंट पीएच के ऊपर काम करते हैं, कोई भी एक एग्जांपल आप लोगों ने याद रख लेनी है। लास्ट टॉपिक बेटा यूज ऑफ एंजाइम। एंजाइम के डिफरेंट यूज हैं जी। आप फूड इंडस्ट्री में यूज करते हैं एंजाइम को। स्टार्च जो है आपके पास उसकी ब्रेकडाउन के लिए आपको पता है हम एंजाइम यूज करते हैं जब ब्रेड बनानी होती है। जो ब्रिंग इंडस्ट्री है, ब्रिंग मतलब जो डिफरेंट मशरूबात बनाती है, वाइन्स वगैरह, ठीक है, डिफरेंट मशरूबात वाइन्स वगैरह बनाती हैं, जो अल्कोहल बनाती हैं, वो इंडस्ट्री ब्रूइंग इंडस्ट्री कहलाती है। ठीक है जी। उसमें भी एंजाइम का रोल होता है। ये जितने भी जामे शीरी वगैरह बनाने वाली इंडस्ट्री है वो ब्रूइंग इंडस्ट्री है। ये आपने मरी बेवरेज सुना होगा जो डिफरेंट टाइप की ड्रिंक बनाती हैं, लेमन मार्ट वगैरह, या आपके पास स्टिंग वगैरह, या आपके पास रेड बुल वगैरह, ये सारे इंडस्ट्रीज ब्रूइंग इंडस्ट्री कहलाती हैं। फिर बेटा पेपर बनाने के लिए भी इंजाइम का रोल होता है। इंजाइम क्या करता है, स्टार्च की ब्रेकडाउन कर देता है। इंजाइम स्टार्च की ब्रेकडाउन कर देता है जिसकी वजह से इंजाइम की विस्कोसिटी कम हो जाती है। विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ेपन को।
विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ेपन को। फिर बेटा मैंने आपको बताया था कि ये ब्लीचिंग पाउडर वगैरह में भी यूज होता है एंजाइम। आपको मैंने बताया था कि प्रोटीन के दाग रिमूव करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, प्रोटीएज को यूज करते हैं। और अमाइलेज के दाग दो, अमाइलेज जो है वो वॉशिंग से आपके पास स्टार्च वगैरह के रेजिड्यूज रिमूव करता है। तो ये एक सेपरेट से शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी बेटा, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हमें आपकी सपोर्ट मिल सके और हम आप लोग के लिए मजीद जो है वो इस तरह की वीडियोस जो है वो बनाते रहें। जज़ाकल्लाह खैर। कि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में पूछ ले, नहीं तो वो मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके भी पूछ सकता है। बेस्ट टू बेस्ट ऑफ लक।